जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल पत्रिका पर। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती का जो पेपर है वो 4 जनवरी और 5 जनवरी 2025 को होना है। इसमें ग्रुप सी, डी, क्लर्क, स्टेनो यानी 4 पेपर हैं। 2 जो होंगे 4 जनवरी को होंगे और 2 ही पेपर 5 जनवरी को कराए जाएंगे। तो इसके तहत हम देखिए हिंदी टेस्ट सीरीज चला रहे थे, तो इसमें अंतिम 27 दिन में 27 टेस्ट अब हमने दोबारा से लगाए हैं। इसमें यानी 27 टेस्टों में आज हम 5वें नंबर का टेस्ट देखने वाले हैं। और एक बात और याद रखेंगे दोस्तों, जो हमारी वीडियो अब शाम को अपलोड होती होती थी आज तक, वो देखिए आज से आपको सुबह में यानी मॉर्निंग में 7 बजे वीडियो मिल जाया करेगी। तो आज से जो वीडियो मिलेगी वो सुबह में मिलेगी। तो आइए देखते हैं 5वें नंबर टेस्ट का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, सभी स्वर होते हैं दीर्घ, अघोष, अल्पप्राण या महाप्राण। देखिए दोस्तों, वर्णमाला से एक प्रश्न आता है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे दोस्तों, वर्णों का व्यवस्थित रूप। वर्णों का व्यवस्थित रूप वर्णमाला कहलाता है। इसमें दोस्तों हमने देखिए आपको पढ़ाया था, जब बताए थे स्वर और व्यंजन में इसका वर्गीकरण करके देखते हैं। स्वर और व्यंजन। तो देखिए स्वर में मैंने आपको बताया था कि दीर्घ स्वर भी होते हैं और ह्रस्व स्वर भी होते हैं, यानी ह्रस्व और दीर्घ। तो ऐसा नहीं है कि सारे स्वर दीर्घ भी हों, इसमें ह्रस्व स्वर भी होते हैं। कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये जो होते हैं ह्रस्व स्वर होते हैं। और दीर्घ स्वर में देखिए बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। ये होते हैं दीर्घ स्वर में। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। अघोष में अगर देखें तो देखिए अघोष में एक तो स्पर्श जो व्यंजन होते हैं हमारे 25। तो स्पर्श व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का, तो का वर्ग, क्या वर्ग, टा वर्ग ये होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, पहला और दूसरा वर्ड इसमें आता है अघोष में। और प्लस 3 श आते हैं, यानी श, सा और सा, ये तीनों श आते हैं अघोष में। तो इसमें भी स्वर की चर्चा नहीं की जाती। देखिए पहला और दूसरा वर्ड का क्या मतलब है? जैसे का वर्ग से क्या आएगा? का। और खा किस में आएगा? अघोष में आएगा। ऐसे ही चा वर्ग में क्या आएगा? चा और छा किस में आएगा? अघोष में आएगा। ऐसे ही देखिए टा वर्ग में टा, टा। तो इसका मतलब है कि स्पर्श जो व्यंजन है उसमें पहला और दूसरा जो वर्ण है वही किस में आएंगे? अघोष में आएंगे। और तीनों श अघोष में आएंगे। तो इसमें मतलब स्वर नहीं आएंगे, तो ये भी गलत हो गया। अल्प प्राण की अगर बात करें, देखिए प्राण मतलब होता है हवा, यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते हुए कम हवा निकले। महाप्राण ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते हुए ज्यादा हवा निकले। अल्प प्राण में जो आते हैं दोस्तों, वो आते हैं देखिए स्पर्श व्यंजनों में ही देखेंगे। स्पर्श व्यंजन में देखिए पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। प्लस इसमें देखिए अंतस्थ, जो अंतस्थ व्यंजन है वो आते हैं। प्लस ऑल स्वर आते हैं इसमें। और अनुस्वार आता है, अनुस्वार। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी सही हो गया। अच्छा, महाप्राण में क्या आता है? तो देखिए महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण, यानी स्पर्श व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आता है। और इसमें देखिए जो ऊष्म व्यंजन है हमारे, ऊष्म व्यंजन आते हैं। और प्लस इसमें ही विसर्ग आता है, यानी ये विसर्ग आता है। तो ये थी, यानी दीर्घ किसको कहते हैं? अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। तो यहाँ पर हमें पता चला जो सभी स्वर होते हैं वो अल्प प्राण में आते हैं। सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी शब्दकोश के अनुसार निम्न शब्दों को क्रम में लगाइए। अंजलि, आमर्ष, अपघटन या असहनशील। तो देखिए जो अनुस्वार है ये, सबसे पहले तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे, देखिए जो स्वर होते हैं वो व्यंजन से पहले आते हैं। अब स्वर में भी देखिए अगर अनुस्वार है तो वो सबसे पहले आएगा। अगर आ होता और अन, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? अनुस्वार आएगा, फिर आ आएगा। ठीक है। तो अनुस्वार ये सबसे पहले आ जाएगा, तो इसका मतलब पहले नंबर पे ये रख देंगे। इसके बाद में हम आ देखेंगे, आ इसमें भी है, आ इसमें भी है, तो इसके अगले वाले वर्ड पे चले जाएंगे। इसमें पा है और इसमें सा है। तो देखिए पहले आते हैं स्पर्श व्यंजन, उसके बाद अंतस्थ, फिर आते हैं ऊष्म व्यंजन। तो ये ऊष्म व्यंजन से है और ये है स्पर्श व्यंजन से। तो इसका मतलब सा जो है वो दूसरे नंबर पर आ जाएगा हमारा। और जो ये है दा बचा, अब ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा। अब आ के बाद आता है बड़ा आ, तो इसका मतलब ये चौथे नंबर पर आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा आ सा दाबा। यहाँ पे देख लेंगे किस में है, तो बी ऑप्शन में है आ सा दाबा।
अगला प्रश्न है, निम्न में से तालव्य ध्वनि कौन सी है? टा, पा, शा या का? जो टा है दोस्तों, ये है मूर्धन्य। मूर्धन्य। पा है, ये है देखिए ओष्ठ है। और शा है, ये है तालव्य। और जो का है दोस्तों, ये है कंठे ध्वनि। ठीक है, कंठे। तो इसका मतलब तालव्य पूछिए तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? आगत, अंतस्थ, ऊष्म या अयोगवा? तो देखिए, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, इसे हम अयोगवा कहते हैं। कौन कौन से हैं अयोगवा? एक होता है देखिए अनुस्वार, एक होता है विसर्ग। सही है। आगत कौन से होते हैं? देखिए, आगत में आगत व्यंजन भी होते हैं। आगत व्यंजन और आगत स्वर। व्यंजन में कौन कौन से आगत व्यंजन होते हैं? तो देखिए, जो व्यंजन होते हैं हमारे, अगर उनके नीचे इस तरह से बिंदी है तो वह है आगत व्यंजन। का, खा, गा। सही है, इस तरह से। जा। तो ये किस काम में आते हैं? इसको आगत व्यंजन भी कहते हैं, या इसको अरबी फारसी ध्वनियां भी कहते हैं। अरबी फारसी ध्वनियां। ठीक। अरबी फारसी ध्वनियाँ भी कहते हैं। जो उर्दू के शब्द हैं दोस्तों, उनका सही से उच्चारण हो सके इसलिए इनकी ज़रूरत पड़ी थी। तो इन वर्णों के नीचे जब नुक्ता अर्थात बिंदु लग जाती है तो हम उसे बोलते हैं अरबी फारसी ध्वनियाँ या आगत व्यंजन। अच्छा, आगत स्वर कौन सा होता है? तो देखिए इस तरह से, ये जो होता है अद, जो चंद्र लगा हुआ होता है इस पर, इसको बोलते हैं हम आगत स्वर। ये किस काम में आता है? तो ये जैसे हमें डॉक्टर लिखना है, डॉक्टर। सही है। कॉलेज लिखना है, तो इस तरह से कॉलेज। तो ये जो आता है दोस्तों, आप देख रहे होंगे ये जो है इंग्लिश के शब्द हैं। तो इंग्लिश के शब्द इसलिए इनको को बोलते हैं अंग्रेजी ध्वनियाँ, या अंग्रेजी अंग्रेजी ध्वनियों, अंग्रेजी ध्वनियाँ। सही है। अंग्रेजी ध्वनियाँ यानी अंग्रेजी जो शब्द होते हैं उनका सही से उच्चारण हो सके इसलिए इस स्वर की जरूरत पड़ी। इसको बोलते हैं अरबी फारसी ध्वनियाँ, इसको बोलते हैं अंग्रेजी ध्वनि। सही है। जैसे डॉक्टर, कॉलेज। सही है, इसमें इसकी जरूरत पड़ती है। अंतस्थ आप जानते हैं कौन सा होता है? या, रा, ला, वा। ऊष्म कौन सा होता है? शा, सा, सा और हा। जब ऊष्म व्यंजन को दोस्तों हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। संघर्षी व्यंजन। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। व्यावहारिक, कुमुदनी, उज्ज्वल, छत्तीस। देखिए, छत्तीस नहीं होता, होता है छत्तीस। ठीक है। तीस, तो इस तरह से ये सही लिखा जाएगा। ये जो होता है छत्तीस, इस तरह से डबलता आएगा इसमें। व्यवहारिक सही है। देखिए, इसका जो मूल शब्द है वो है व्यवहार। व्यवहार। व्यवहार में जब एक प्रत्यय जोड़ा दोस्तों, तो इसका जो रूप बन जाएगा वो देखिए, जो पहला स्वर होता है वो बड़ा बन जाता है। जैसे व्यावहारिक। व्यावहारिक बन जाएगा इसमें एक प्रत्यय जुड़ने से। आप जानते हैं जैसे हम समाज है, अगर इसमें एक प्रत्यय जोड़ें, एक प्रत्यय, तो क्या बन जाता? सामाजिक बन जाता। सामाजिक। तो सामाजिक का ये शुद्ध रूप होता है, ऐसे ही व्यवहारिक का ये शुद्ध रूप होता है। कुमुदनी सही है, उज्ज्वल लिखा हुआ सही है, कई बार पूछा जाता है उज्ज्वल। आज दोनों जा जो है वो आधे आएंगे इसमें। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताना है। विजय है, इमली है, छतरी है, कमलेश है। तो देखिए, सबसे पहले स्वर आएगा। तो स्वर इसमें एक ही है, इमली। तो हमने ये ले लिया। इसके बाद देखिए स्पर्श व्यंजन आएंगे, फिर अंतस्थ व्यंजन आएगा। तो ये अंतस्थ व्यंजन का और ये स्पर्श व्यंजन का। तो इसका मतलब ये आ जाएगा दूसरे नंबर पे। का के बाद आता है छा दोस्तों। छा जो आता है ये वाला छा, ये का के बाद आता है। तीसरे नंबर पे ये आ जाएगा। और चौथे नंबर पे फिर हमारा जो ये वाह है, वह होता है अंतस्थ व्यंजन में, ये आ जाएगा। तो ये बन जाएगा दोस्तों बा, दा, सा, आ। देखिए, बा, दा, सा, ऑप्शन सी सही आ गया। अच्छा, छा का के बाद आता है, तो देखिए हमारे जो संयुक्त व्यंजन चार होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? चार हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है दोस्तों छा, एक है त्रा, एक है दोस्तों सिरा, और एक है ज्ञा, ज्ञानी वाला। तो ये छा बनता है, ये मिलता है का प्लस सा से। का पे हलंत लगा हुआ है दोस्तों आधा का। ऐसे ही जो त्रा बनता है, ये का पे हलंत प्लस रा से मिलकर बनता है। और जो सिरा है दोस्तों, ये शा पे हलंत प्लस रा से मिलकर बनता है। और जो ज्ञानी वाला है, ये देखिए जा पे हलंत प्लस उआ, ये जो होता है उआ, इससे मिलकर बनता है। तो इसका मतलब ये है यहाँ कहने का, जैसे छा का अगर क्रम पूछा हिंदी शब्दकोश के अनुसार, छा का क्रम तो वो का के बाद आया। अच्छा, त्रा का अगर क्रम पूछने लगा तो वो ता के बाद आएगा। ऐसे ही इसका सिरा का अगर क्रम पूछा तो वो शा के बाद आएगा, और ज्ञा का पूछा तो वो जा के बाद आएगा। इसी में जैसे हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताइए, यहाँ पर इनका आंसर देने के लिए ये हमें याद होना चाहिए। सही है।
ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। पूज्यनीय, पूजनीय या पूजनीय या पूजनीय। तो इसका जो सही रूप है वो है ऑप्शन सी में पूजनीय होता है। सही है। अगला प्रश्न है, समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान कीजिए। सही है। तो यहाँ से चिन्ह से भी प्रश्न पूछा जाता है। कौन सा है समाप्ति सूचक चिन्ह? तो देखिए ऑप्शन ए में है, यह है समाप्ति सूचक चिन्ह। देखिए जहाँ पर हमारा पाठ समाप्त होता हो, यानी कोई अध्याय जहाँ पर समाप्त होता हो, या किसी पुस्तक का अंत हो, पुस्तक का अंत, तो वहां पर इस तरह से समाप्ति सूचक चिन्ह लगा हुआ होता है। या इस तरह से भी बना देते हैं। सही है। इस तरह से ही बना देते हैं, इसको बोलते हैं हम समाप्ति सूचक चिन्ह। ये होता है दोस्तों विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह। सही है। किसी शब्द की, किसी पद की अगर हमें विस्तार से व्याख्या बतानी हो तो वहां पर विवरण चिन्ह लगाते हैं। जैसे हम इसको उदाहरण के आगे भी लिखते हैं दोस्तों, उदाहरण, उदाहरण। इस तरह से ये नोट अगर लिखना हो, नोट, तो भी हम ये वाला विवरण चिन्ह लगा देते हैं। सही है। और ये है प्रश्नवाचक चिन्ह। और ये है दोस्तों अल्प विराम। अल्प विराम है। अल्प विराम का तो दोस्तों व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है अनेकों जगह। अगला प्रश्न है, दूसरों की बातों में दखल देना। एक शब्द, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? क्या उपकारी, दूरदर्शी, हस्तक्षेप या अवसरवादी? तो दूसरों की बातों में दखल देने के लिए शब्द आता है हस्तक्षेप। सही है, हस्तक्षेप। अगला प्रश्न है, अर्धविराम के स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्धविराम। तो देखिए अर्धविराम होता है दोस्तों इस तरह से, इस तरह से होता है अर्धविराम। प्रश्नवाचक चिन्ह आप जानते हैं ये है कोष्टक। कोष्टक में या तो ये वाला कोष्टक या ये कोष्टक। सही है। योजक चिन्ह होता है, देखिए छोटा सा जो माइनस होता है, योजक चिन्ह। अल्प विराम कहते हैं इसको। तो अर्धविराम के स्थान पर किस विराम का चिन्ह प्रयोग किया जा सकता है? प्रश्नवाचक चिन्ह का, कोष्टक या योजक चिन्ह या अल्प विराम। तो यहाँ पर देखिए अल्प विराम का प्रयोग किया जा सकता है। जहाँ पर देखिए दो वाक्य जुड़े हों और एक वाक्य का भाव दूसरे वाक्य पर हो, एक वाक्य ये दूसरा वाक्य ये, तो चिन्ह अर्धविराम भी लगा सकते हैं, या अल्प विराम। ये जब एक वाक्य का भाव दूसरे वाक्य पर निर्भर करे तो वहां पर या तो अर्धविराम लगाते हैं या अल्प विराम लगाते हैं। अल्प विराम को जो यूज होता है वो होता है देखिए कम ठहराव के लिए, कम ठहराव के लिए। सही है। अगला प्रश्न है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? वीभत्स, भयानक, क्रोध या वीर रस। तो देखिए रस, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों वो होता है आनंद। यानी जब किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर या किसी दृश्य को देखकर जो मन में अनुभूति पैदा होती है, उसको हम रस बोलते हैं। तो यहाँ पर रौद्र रस का जो स्थायी भाव होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी क्रोध। अच्छा, वीभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो इसका होगा देखिए जुगुप्सा। जुगुप्सा या घृणा भी आता है इसका, घृणा। तो जुगुप्सा घृणा किसका हो जाएगा? विभत्स रस का हो जाएगा। और भयानक रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो इसका होता है भय। क्रोध, रौद्र रस का तो क्रोध होएगा। अच्छा, वीर रस का स्थायी भाव, तो वीर रस का होता है दोस्तों उत्साह। सही है। अच्छा, रस के लिए जो पुस्तक लिखी है कौन सी है? नाट्य शास्त्र है। नाट्य शास्त्र किसकी है? तो हम कहेंगे साहब भरत मुनि की है। भरत मुनि। अगला प्रश्न है, उर्वशी किसकी रचना? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2018 में आया हुआ प्रश्न है। राम वृक्ष, बैनीपुरी, रामधारी सिद्दिनकर, सियाराम शरण अज्ञे। तो आप कहेंगे सर आपने तो बताया था जयशंकर प्रसाद के काव्य, जयशंकर प्रसाद के काव्य बताए थे, और जिसमें आपने बताया था एक तो कामायनी है, वो कहानी सुनाई थी कि वो हमारे काम आनी है। तो एक तो कामायनी हो गई थी, और लोगों की लहर प्रसाद के लिए दौड़ी थी, उसमें उर्वशी नाम की छोटी लड़की थी, उर्वशी। और उर्वशी को जब प्रसाद नहीं मिला तो उसके आंसू निकल आए थे। और आंसू कैसे बह रहे थे? जैसे झरना बह रहा हो। जब फिर उसको बाद में प्रसाद लाकर दिया किसी ने, तब वो ऐसा खुशी हो गई जैसे जंगल में फूल खिल गया हो। यानी कानन होता जंगल और कुसुम होता पुष्प, तो कानन कुसुम। तो आप कहेंगे सर आपने तो ये जो काव्य है उर्वशी, ये जयशंकर प्रसाद का बताया था। यानी ये जयशंकर प्रसाद के सारे काव्य हैं, कामायनी, लहर, उर्वशी, आंसू, झरना, कानन कुसुम। तो देखिए उर्वशी जयशंकर प्रसाद का बताया था, सही है। लेकिन आप देखिए ऑप्शन में राम वृक्ष, बैनीपुरी, रामधारी सिद्दिनकर, सियाराम शरण अज्ञे, यहाँ तो जयशंकर प्रसाद है नहीं। तो फिर इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए उर्वशी जो है और रामधारी सिद्दिनकर की भी रचना है। ये भी आया हुआ प्रश्न है, और जयशंकर प्रसाद का भी। अगर जयशंकर प्रसाद के परिप्रेक्ष्य में ये प्रश्न पूछा जाता तो यहाँ पर ऑप्शन में रामधारी सिद्दिनकर नहीं होता। अब देखिए रामधारी सिद्दिनकर ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखिए जयशंकर प्रसाद ऑप्शन में नहीं है। सही है। तो याद रखेंगे जो उर्वशी है वो जयशंकर प्रसाद जी की भी है और रामधारी सिंह दिनकर जी की भी है। ठीक। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, भारतेंदु हरिश्चंद्र
या भीष्म सानी। जो अंधेर नगरी नाटक है दोस्तों, यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र का इंपॉर्टेंट नाटक है, पूछा जाता है अंधेर नगरी। सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 6 या 2? तो देखिए कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होती है दोस्तों सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और एक होती है दोस्तों अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं, उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उप, उद, पी या भे? तो देखिए उन्मेष का संधि विच्छेद करके देख लेते हैं। ये बनेगा दोस्तों उद प्लस मेष, उद प्लस मेष। सही है। तो इसका सही आंसर बन जाएगा बी। उपसर्ग, उपसर्ग होता है जो शब्द से पहले लगता है, प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है, लेकिन उपसर्ग शब्द से पहले लगता है दोस्तों। सही है। तो यहाँ पर दा का क्या बन गया? आधा ना बन गया। किस प्रकार से? जैसे देखिए सत प्लस जन क्या हो जाता? सज्जन हो जाता। तो इसी विधि से ये बना है। ठीक। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आज हमने 15 प्रश्न देखे हैं। और जो आज आज से वीडियो मिलेगी आपको सुबह यानी मॉर्निंग में 7 बजे वीडियो मिल जाया करेगी। तो ये हमारे हिंदी के जो टेस्ट सीरीज चल रही है, यानी अंतिम 27 दिनों में 27 टेस्ट, तो ये उसका 5वां टेस्ट था दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।